सुना जाता है कि सैलरी ग्रोथ एंड प्रमोशंस में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, थोड़ा स्लो प्रोसेस रहता है, स्टार्टिंग ही बहुत कम सैलरी से होती है। तो जो भी तुम्हें बैंड मिलेगा A, B या C, उसके बेस पे तुम्हें हाइक मिलेगा। सो A इज इक्वल टू 8, B 6, C 4। सो ये एक सर्विस बेस्ड कंपनी में आइडियली इतने हाइक्स ही मिलते हैं। तो जब मैं नोटिस पीरियड में था, मुझे याद है उस टाइम पे मुझे भी बच्चों के इंटरव्यूज लेने थे। अच्छा, ठीक है। तो जितने बच्चे अपने क्लियर करके आए टेस्ट, हाँ, ठीक है, सबका क्लियर कर दिया। मैं बढ़ाओ पैसा, टीसीएस का बहुत पैसा है, इधर उधर बांट रहा है। ठीक है, दान करो, पर पहले अपने बंदों को दान करो। मैंने देखा है लोगों को यार, बेंच पीरियड में जो लोग हैं उनको सैलरी मिल रही है प्रॉपर, ठीक है, और काम वाम कुछ नहीं करना पड़ रहा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये वाला मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा ऐसा मुद्दा आ गया? ये स्विच का मुद्दा है। अगर जिन्होंने पुराना वीडियो देखा होगा हमारा, ठीक है, उसमें मैंने अपने एक सीनियर के बारे में बात किया था। हाँ, जिससे आप इंस्पायर हुए थे, राइट। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 5-6 साल इन्फोसिस में काम किया था और अभी उन्होंने स्विच किया, वो एसेंचर में गए। ठीक है। एसेंचर में उनको अराउंड 25-26 का पैकेज मिला है। नाइस। फ्रॉम 5 to 6 लाख पैकेज से। अगर कोई हिम्मत भी करता है स्विच करने की सर्विस बेस्ड कंपनी से, तो उसे पकड़ाते हैं 3 महीने का नोटिस पीरियड कि लो भाई 3 महीने का नोटिस पीरियड। और बाकी कंपनीज क्या करती हैं, जो हायर करने वाली होती है, वो कहते हैं हम 3 महीने नहीं वेट कर पाएंगे तुम्हारे लिए। पैसों का भूल जाओ, पहले तो अपनी नॉलेज कंप्लीट करो। जब तुम्हारी नॉलेज तुम्हें एक फील्ड में अच्छी आ जाए, तुम कुछ सीख जाओ, फिर बोलो भाई जय माता दी, हम चले पैसा कमाने। हाय एवरीवन, तो यार द चैम्प इज बैक विद अस। आप लोगों ने जितांशु को लास्ट पॉडकास्ट में देखा ही होगा। जितांशु का पूरा नाम है जितांशु चैम्प, ठीक है। तो आज हम लोग ना सर्विस बेस्ड कंपनी के 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले जितांशु से पूछते हैं, जितांशु कैसे हो? बहुत बढ़िया, मस्त कैंट। तो यार देखो, 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं हमारे पास। मतलब मुझे जितांशु से क्वेश्चंस पूछने हैं। अब जितांशु को 5 साल का एक्सपीरियंस है टीसीएस में। करंटली ही इज वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट SD2, लेकिन अच्छा खासा एक्सपीरियंस टीसीएस में भी है। अगर आपकी कंपनी टीसीएस हो, विप्रो हो, टेक महिंद्रा हो, एसेंचर हो, कोई सी भी कंपनी हो, सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज में ये पॉइंट्स रहते ही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करते हैं हम लोग, सैलरी ग्रोथ एंड प्रमोशंस। इसके बारे में क्या कहना है आपको? क्योंकि सुना जाता है कि सैलरी ग्रोथ एंड प्रमोशंस में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, थोड़ा स्लो प्रोसेस रहता है, स्टार्टिंग ही बहुत कम सैलरी से होती है। हाँ, ये पॉइंट काफ़ी सही है कि वहाँ स्टार्टिंग बहुत कम से होती है। मतलब उसके रीजंस ये भी हो सकते हैं क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा रहते हैं, मास हायरिंग करते हैं, ठीक है। एंड मास हायरिंग कर रहे हैं तो वो मास को बहुत ज़्यादा सीटीसी नहीं दे सकते। करेक्ट। सो उन्होंने एक सेट ऑफ सिटीज रखे होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। जैसे जो BSc एंड BCA के बच्चे होते हैं, उनके लिए बहुत कम स्टार्टिंग पैकेज होता है। जैसे मैंने अपना बताया था लास्ट टाइम 1.8 था, वो एक्चुअली अभी के टाइम में 1.9 हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया उन्होंने। बहुत बढ़ गया। मतलब कहते आपका टाइम मतलब कौन से साल में आपने ज्वाइन किया? 2016 से अब जाकर के वो 1.8 से 1.9 हुआ है। राइट। इन्फ्लेशन देखोगे तो बहुत ज़्यादा हो गया है, बट उनको नहीं दिखता है, ठीक है। चलो कोई नहीं, ठीक है। अब दूसरे जो बीटेक करके आते हैं, वो ज्वाइन करते हैं, तो उनको कितना मिलता है? उनको करंटली 3.6 का पैकेज मिलता है, जो नॉर्मली बीटेक की हायरिंग होती है कॉलेजेस में से। ठीक। एंड एक स्पेशल हायरिंग भी होती है, जिसमें डिजिटल हायरिंग बोलते हैं जिसको। उनको स्टार्टिंग अराउंड 7 पॉइंट समथिंग मिलता है, बट मोस्टली 95% यू कैन से और 90% वो 3.6 पे ही आते हैं। गॉट इट। एंड ये आपने TCS का बताया, बाकी सारी कंपनीज में भी लगभग स्टार्टिंग रेंज यही रहती है। हाँ, 20,000 और 15,000 का डिफरेंस होगा पैकेज में, बट मोस्टली सेम ही है जितनी भी ये सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं। ठीक है। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम Cryo.do। Cryo.do एक एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोग इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स पे काम करते करते लर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एक फेलोशिप प्रोग्राम होता है जिसमें आपके बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से चीज़ें कवर होती हैं। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंडामेंटल्स, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, वो भी बिल्कुल डिटेल में कवर होंगे। देन आपका आता है डेवलपर्स फंडामेंटल, उसके बाद फिर आप लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। एंड एट द एंड यहाँ पर आपके मॉक इंटरव्यूज होते हैं, रिज्यूमे बिल्डिंग होती है एंड प्लेसमेंट्स। सो इट इज़ अ प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम जहाँ पर आप लोग की प्लेसमेंट गारंटी ली जाती है। और जो एवरेज पैकेज है यहाँ पर दैट इज़ 11 LPA एंड अप टू 40 LPA यहाँ पर पैकेजेस जाते हैं। तो ये 2 लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। एक तो वो जो स्विच देख रहे हैं या फिर अपना सैलरी हाइक देख रहे हैं, एंड सेकंड जो लोग अपना नॉन IT से IT फील्ड में आना चाहते हैं। तो यार 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लोग को प्रॉपर डाउट सपोर्ट मिल जाएगा।
सेकंड, यहाँ पर आपके वेबिनार्स होंगी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के थ्रू। और तीसरी चीज़, यहाँ पर आपको वन ऑन वन मेंटोरशिप मिल जाएगी, अगेन जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनके थ्रू। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है फ्री क्लास का, डेफिनेटली यू कैन रजिस्टर एंड चेक इट आउट। ठीक है, अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा ग्रोथ की बात करते हैं। अंदर एक बार कंपनी में पहुंच गए तो उसके बाद फिर क्या ग्रोथ है? हाँ, सो कंपनी में जो ग्रोथ होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है। एक जो तुम्हें एनुअल रेटिंग मिलता है, एक एनुअल हाइक होता है, और एक होता है प्रमोशंस। एनुअल हाइक मतलब इसमें आपका ये नहीं है कि 6 महीने बाद हाइक की बात हो रही है, 1 साल बाद ही होती है हाइक्स? हाँ, ये जो हाइक्स होते हैं ये 1 साल बाद ही होते हैं। जब तुम्हारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, Okay. उसको एनुअल अप्रेजल बोलते हैं। Got it. ठीक है, सो वो जब कंप्लीट होगा तब तुम्हें एक हाइक मिलेगा। ठीक है। और अगर तुम्हारा डेजिग्नेशन चेंज भी उसी टाइम पे है तो वो तुम्हारा पैकेज बढ़ जाता है उस टाइम पे ज़्यादा। प्रमोशन। बिल्कुल। गॉट इट। सो कितने % आपका इंक्रीमेंट होता है एनुअल हाइक्स में और कितने % आपका इंक्रीमेंट होता है प्रमोशंस में? ओके, सो परसेंटेज वाइज अगर हम देखें, सो जो एनुअल हाइक होता है, जैसे मुझे टीसीएस का आइडिया, सो टीसीएस में फर्स्ट ईयर के लिए तो रेटिंग होता है। Rating? रेटिंग लाइक मैक्सिमम इज 5 एंड मिनिमम इज यू कैन से 1, बट 3 से कम नहीं मिलता है। बहुत रेयर केसेस में अगर ठीक कोई है। छोड़ के चला जाए उसको दे देंगे, ठीक है। बट 3 to 5 के बीच में रेटिंग मिलता है। ठीक है। 5 बीइंग द हाईएस्ट, तो वैसा रहता है सीन। और अगर तुम्हें 5 रेटिंग मिलता है तो तुम्हें तुम्हारे पैकेज पे एक अच्छा खासा हाइक मिल जाता है कंपैरेटिवली। लाइक अगर कोई बीएससी बीसीए ग्रेजुएट है जिसको 1.8 1.9 पे आया, तो उसका जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, 5 रेटिंग मिला जो भी है, तो उसका 2.7 2.8 के आसपास पैकेज चला जाता है। नाइस यार, ये तो डबल हो गया। 1.9 से लाइक डबल नहीं, मतलब अराउंड अच्छा, हाँ, 90,000। 2.7 यस ठीक यस, है। मींस अब अप्रॉक्स 1 लाख का आप हाइक कह सकते हो। बट ये क्यों हुआ? एक तो रेटिंग मींस तुम्हारा जो होता है 1 ईयर कंप्लीट होने का हाइक, प्लस तुम्हारा डेजिग्नेशन चेंज होने का जो प्रमोशन का हाइक हो जाता है, वो क्लब हो जाता है टुगेदर, इसलिए वो 1 लाख का हाइक बन जाता है। गॉट इट। तो ये आप बेसिकली 5 स्टार रेटिंग बता रहे हो और ये Right. प्रमोशन है 5 स्टार रेटिंग पे। प्रमोशन तो होता ही है, डेजिग्नेशन चेंज होता है, बट डेजिग्नेशन चेंज तुम कौन सी रेटिंग लेके कर रहे हो? 5 रेटिंग लेके अगर तुम्हारा डेजिग्नेशन चेंज हो रहा है तो तुम्हारा पैकेज 2.7 2.8 है। ठीक। 4 रेटिंग लेके तुमने प्रमोशन लिया तो तुम्हारा पैकेज 2.5 2.6 के बीच में रहेगा। ठीक है। सो वही 3 रेटिंग है तो 2.4 से 2.5 रहेगा। सो ऐसा डिफरेंट रेंज होती है हर रेटिंग के लिए। तो ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए होता है। ठीक है। जैसे ही फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, अब सेकेंड ईयर आया, तो सेकेंड ईयर से तुम्हें बैंड्स मिलने स्टार्ट होते हैं। TCS में A, B, C and D there is bands. So A to C is mostly जो bands मिलते हैं लोगों को, बट D भी वो है कि भाई जिसको निकालना है उसको D दे दिया टाइप ऑफ सीधा फंडा। तो A पे वैसे ही है कि तुम्हें अगर मार्च में जैसे इनका फाइनेंशियल ईयर जैसे ख़त्म हुआ, ठीक है, तो जिसे तुम एनुअल अप्रेजल बोलते हो, ठीक है, तो जो भी तुम्हें बैंड मिलेगा A, B या C, उसके बेस पे तुम्हें हाइक मिलेगा। अच्छा। लाइक 8%, 6%, 4%। सो A इज इक्वल टू 8, B 6, C 4। सो ये एक सर्विस बेस्ड कंपनी में आइडियली इतने हाइक्स ही मिलते हैं। अभी जैसे कोविड टाइम चल रहा था, तो अभी कंपनीज ने लोगों को रोकने के लिए A वालों को 10% हाइक दे दिया होगा। 2% बढ़ा दिया। मतलब कहता है तुम ऐश करो, 2% बढ़ा दिया। ऐश मतलब जाके घर में खरीद लो, ठीक है, जो होता नहीं है रियलिटी में, ठीक है। और जो मुंबई वाली पब्लिक है वो तो समझ सकते हैं भाई घर जिंदगी में ले नहीं पाएंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। सो उसके लिए स्विच करना ही पड़ेगा। सो वैसा सीन आते हैं, उन सब पॉइंट्स पे भी आते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ये आपने हमें बता दिया कि कितना एनुअल कितना ग्रोथ है। प्रमोशंस का क्या सीन है? प्रमोशंस में कितना ग्रोथ मिलता है? प्रमोशंस में मींस अगर A बैंड है तो 15% का मैक्सिमम ग्रोथ मिलता है। गॉट इट। तो यार मतलब पहली साल में मेरे को ग्रोथ दिखा, बाकी तो बहुत ज़्यादा है नहीं मतलब इसमें। बाकी कैसा सीन रहता है, अगर तुम्हारा स्टार्टिंग पैकेज बहुत कम है, ठीक है, तो तुम्हें जो हाइक्स मिलते हैं, तुम्हारा डेजिग्नेशन चेंज होता रहता है, तो तुम्हें अच्छा हाइक मिल जाता है। बट अगर तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है बट तुम अच्छे से काम नहीं किया, तुम्हें अच्छा बैंड नहीं मिला, तो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम्हारा पैकेज बहुत अच्छा बन जाएगा। फिर तुम 5 साल बाद भी ये बोलोगे कि भाई TCS में थे यार हमारा पैकेज 4 लाख या 5 लाख तक ही रहा। गॉट इट। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि तुम किस तरह से अपने आप को अपना करियर लेके जा रहे हो एक सर्विस बेस्ड कंपनी में। गॉट इट। ठीक है, अगर तुम टॉप परफॉर्मर रहोगे, तुम अच्छे से अपना काम करोगे, जितना तुम्हें असाइंड है उससे ज़्यादा करोगे तभी देंगे। ठीक है, असाइंड करोगे तो ये तुम्हारा नॉर्मल डे टू डे जॉब है। तो ये जो आपने बैंड बताया मुझे, A बैंड में आना या 5 स्टार रेटिंग लेना मुश्किल काम है ये? मुश्किल है बट इम्पॉसिबल तो नहीं है। ठीक है,
बहुत लोग लेते हैं हर साल, हर प्रोजेक्ट में टीसीएस के या हर कंपनी में लोग अपने हाईएस्ट रेटिंग लेते हैं। पॉसिबल है, बट उसके लिए तुम्हें अपना ग्रोथ दिखाना पड़ेगा, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेंगी प्रोजेक्ट में, तुम्हें लर्निंग करनी पड़ेगी। अगर तुम थोड़ा सीनियर हो सो तुम्हें मेंटर करना पड़ेगा जो जूनियर्स आ रहे हैं। तुम उनको डेलीगेट कर रहे हो टास्क, तुम उनको सिखा पा रहे हो, क्योंकि वो तुमसे कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। हाँ राइट कि और अगर तुम वो अपना वो सीनियर वाला एटीट्यूड लेके बैठे हो कि भाई मैं तो अपना देखूंगा, मतलब मेरे को पता है मैं अपना एक दिन में काम करके बैठ जाऊंगा, वैसे नहीं चलती हैं चीज़ें। वो भी सीखने आए हैं, अगर थोड़ा उनको गाइड कर दोगे। उनको ये नहीं चाहिए जूनियर्स को कि क्या कोड करना है। आई रिमेंबर जब मेरा टाइम था, मेरे सीनियर्स जो थे, ठीक है, और मैं कहीं पे अटकता, कोई टास्क में अटक गया, तो मैं उनसे पूछने जाता था ये कैसे होगा। वो मुझे कभी कोड नहीं बताते थे, वो मुझे कहते थे गूगल पे जाके ये चीज़ सर्च करना। हाँ, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आंसर मिल जाएगा। तो मुझे कीवर्ड सिखाते थे किस तरह से हमें गूगल करना है, राइट, किस तरह से प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। वो तुम्हें तरीका बताते हैं, फॉलो तुम्हें ही करना है, बट ये चीज़ सिखानी पड़ती है थोड़ी सी। सही बात है। स्पून फीडिंग ज़्यादा चल नहीं पाती है, मतलब देखो बताने को तो आपको सीनियर बता देंगे एग्जैक्ट सॉल्यूशन कि यार यहाँ पर ये बग है, ये सॉल्व कर दो, लेकिन वो हो गया टेम्परेरी सॉल्यूशन। जब तक आपको वो इंडिपेंडेंट नहीं बना देते तब तक वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं है, मतलब। एग्जैक्टली, ट्रू। ठीक है जितांशु, तो ये ग्रोथ की बात कर ली हमने, ठीक है। आपने बता दिया कि यार कोई अगर बीसीए या फिर बीएससी से आता है, आपने बीसीए किया था, राइट? राइट। तो उसका 1.8 या 1.9 रहता है पैकेज इनिशियली, एंड देन इतनी ग्रोथ मिल जाती है। और अगर कोई बीटेक करके आता है तो वो स्टार्ट करता है 4.3 के आसपास से। नहीं, 3.6 से 3.6 से स्टार्ट। हाँ भाई, इतना ना बढ़ाओ, वो झटके आ जाएंगे। वो 6 लाख एम्प्लॉय बैठा है टीसीएस का, उतने झटके नहीं देने। ठीक है, ठीक है। तो 3.6 से स्टार्ट होता है बेसिकली। और उनकी भी ग्रोथ इसी तरीके से रहती है, राइट? हाँ, उनकी भी ग्रोथ इसी तरीके से रहती है, बट वो अगर अच्छी रेटिंग लेते रहते हैं। और जैसे क्या होता है, स्टार्टिंग उनका एएससी ट्रेनी से स्टार्ट हो रहा है, राइट, तो वो एएससी बन रहे हैं, सिस्टम इंजीनियर बन रहे हैं, ठीक है, तो उनका भी जो हाइक है वो उनका रेटिंग और बैंड पे ही डिसाइड करता है, ठीक है। अगर तुम अच्छी रेटिंग लोगे तो तुम टॉप टायर में ही रहोगे। टॉप टायर का मतलब ये नहीं है भाई 20 लाख पैकेज हो गया। टॉप टायर का मतलब है कि जो तुम्हें हाइक मिलना है साल का, वो डिसेंट मिल गया, 80-90 हज़ार का, तो या 1 लाख तक का अराउंड मिल जाता है। ठीक है। आपने मेरे को ये बताया था अपने एग्जाम्पल में कि मैंने 5 साल काम किया तो हर साल मेरे को लगभग 1 लाख का हाइक मिलता रहा, राइट? राइट, मुझे 1 लाख का हाइक मिलता रहा। उसमें एक तो ये अपने बैंड्स, अपने प्रमोशंस, प्लस जैसे तुम एक बार सिस्टम इंजीनियर बन जाते हो, लाइक जो बीटेक वाले हैं वो 2 साल बाद सिस्टम इंजीनियर बनते हैं, और जो बीएससी बीसीए वाले होते हैं वो 3 साल बाद सिस्टम इंजीनियर बनते हैं। ओके, ठीक है। और अगर तुम एजुकेशन के हिसाब से भी देखते हो तो जो बीएससी बीसीए वाले हैं वो 3 साल बाद ही सीधा कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, बट जो बीटेक वाले हैं वो 4 साल बाद आते हैं, वो 1 साल लेट आ रहे हैं। तो आइडल सिनेरियो में सबको 3 साल ही लग रहे हैं, ठीक है, टू रीच दैट एससी सिस्टम इंजीनियर डेजिग्नेशन। सिस्टम इंजीनियर। बट उसके बाद का जो प्रमोशंस होते हैं, लाइक टीसीएस में जैसे मुझे पता है, वो तुम्हारे मैनेजर के थोड़ा हाथ में रहता है। तुम अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हो, बट स्टिल उनको आगे पुश करना पड़ता है कि भाई इस बंदे का प्रमोशन हमें करना है, इसने अच्छा काम किया है, राइट? तो वैसा सिस्टम है। बट अभी कैसा है कि वो भी प्रमोशन तुम्हारा तब करेंगे ना अगर तुमने स्टार्टिंग के जो 2-3 साल थे इसमें अच्छे बैंड्स लिए हैं, अच्छी रेटिंग्स ली हैं। क्योंकि बहुत सारे टीममेट्स होंगे तुम्हारे, समझ लो 5 बच्चे हैं जो बीटेक करके साथ में आए, या बीएससी बीटेक वाले मिक्स हैं, राइट? वो प्रमोशन सबको एक साथ नहीं दे सकते, उनका भी एक कोटा होता है ना कि यार यू हैव टू प्रमोट ओनली दीज मेनी पीपल, राइट, आउट ऑफ ऑल जो भी आपके अंडर में है। एग्जैक्टली वैसा ही सिस्टम रहता है। सो यू हैव टू ट्राई कि तुम टॉप वाली लिस्ट में ही रहो ताकि तुम्हारा जल्दी हो जाए। बाकी सबको अपने आप आना है लिस्ट में, ठीक है, तुम अपना देखो, राइट? समाज सेवा करेंगे बट बाद में, पहले अपना देखो। पहले तो कुछ बनते हैं उसके बाद फिर समाज सेवा बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अभी जैसे कंपनीज ना इंटरनली भी एग्जाम रखने लग गई हैं, जिससे तुम उसी कंपनी में अपना पैकेज बढ़ा सकते हो एग्जाम्स देकर के। जैसे टीसीएस में मुझे याद है जब मैं लाइक छोड़ने वाला था उस टाइम के दौरान की बात है, ये टीसीएस डिजिटल करके स्टार्ट हुआ था। हाँ, ठीक है, तो डिजिटल का एग्जाम होता है। अच्छा, तो आप बेसिकली निंजा प्रोफाइल से डिजिटल में जा सकते हो, राइट? सो जितने भी अपने ग्रेजुएट्स होते हैं बीएससी बीसीए वाले या फिर बीटेक वाले, ये लोग ये एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। इसमें कोडिंग भी इन्वॉल्व होती है, एमसीक्यूज भी इन्वॉल्व होते हैं, और इनका जब टेस्ट क्लियर होता है फिर उन बच्चों का आगे इंटरव्यू होता है। हाँ, इंटरव्यू के बाद उनका पैकेज बढ़ा दिया जाता है। तो जब मैं नोटिस पीरियड में था, मुझे याद है उस टाइम पे मुझे भी बच्चों के इंटरव्यूज लेने थे। अच्छा, ठीक है, तो जितने बच्चे अपने क्लियर करके आए टेस्ट, हाँ, ठीक है,
सबका क्लियर कर दिया। मैं बढ़ाओ पैसा, टीसीएस का बहुत पैसा है, इधर उधर बांट रहा है, ठीक है दान करो, पर पहले अपने बंदों को दान करो, ठीक है ना, बाकियों को करेंगे। हाँ, टीसीएस डोनेशन बहुत करता है। डोनेशन करता है, पहले अपने बंदों को डोनेशन करो, इनको जरूरत है, मर रहे हैं। तो आपने सबको पास करा दिया इंटरव्यू में? हाँ, मतलब मेरा क्या जा रहा है, पहली बात तो देखो सीधा फंडा है, मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है, मैं हूँ नोटिस पीरियड पे। ठीक। दूसरा है कि अगर किसी ने टेस्ट क्लियर किया है, हाँ। अगर किसी के पास इतनी स्किल्स थे कि वो क्लियर करके यहाँ तक आया, हाँ। ठीक है, और मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि किसी का पैसा बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ा दो। बढ़ाओ। मेरी जेब से तो जा नहीं रहा, ठीक है ना, मैं तो वैसे ही छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो सीन था। ठीक है, तो अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया हमने ग्रोथ पे। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। अब अगले इंपॉर्टेंट मुद्दे पे चलते हैं हम लोग। तो अगला इंपॉर्टेंट मुद्दा है आपकी स्किल्स। मैंने सुना है यार कि कई बार ना सपोर्ट प्रोजेक्ट मिल जाता है और लोग काफ़ी उदास हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि यार सपोर्ट प्रोजेक्ट में डाल दिया, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, ग्रोथ नहीं हो रही है, 2-3 साल हो गए यहाँ पर कुछ सीखा नहीं है, इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उस पर क्या कहना है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो सपोर्ट का प्रोजेक्ट मिला है तो सांत्वना तो है मुझे तुम्हारे साथ, बट द थिंग इज किसी ना किसी को तो मिलेगा। हाँ। ठीक है, हर किसी को डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं मिल सकता है। सपोर्ट है क्या, पहले ये हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सपोर्ट डेव में डिफरेंस क्या है हल्का सा? ओके, सो सपोर्ट और डेव का डिफरेंस ये रहेगा कि एक कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, समझ लो कोई वेबसाइट है, ठीक है, और उस वेबसाइट में कोई नया फीचर ऐड करना है, या ठीक है उसमें कोई जो चेंजेस हो रहे हैं, तो वो सब एक डेव टीम करेगी कि ये नया फीचर हमने ऐड किया है, ये उसके कलर चेंजेस हो गए, या कोई हमने नया मॉड्यूल ऐड कर दिया, राइट। सो ये डेव टीम काम करती है जो डेवलपमेंट का काम कर रही है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे जोमेटो का कह लो या तुम स्विगी का कह लो, राइट, उनका एक कस्टमर सपोर्ट डेस्क भी रहता है, राइट, कि किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, राइट, हम जैसे टिकट रेज कर देते हैं, राइट, हमें कोई प्रॉब्लम आती है कहीं भी किसी वेबसाइट पे कि हम लॉगिन नहीं कर पा रहे, ठीक है, या हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो टिकट रेज कर देते हैं। वो जो टिकट होती है वो ये सपोर्ट वाले लोगों के पास जाती है। वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का सपोर्ट होता है। इट कैन बी लाइक कि अगर बैंकिंग का प्रोजेक्ट है तो सिटी बैंक का भी एक सपोर्ट रहेगा। वो प्रोजेक्ट आपने ही बनाया होता है, मतलब आपकी ही टीम ने बनाया होता है टीसीएस में, या फिर किसी ने बनाया होता है? किसी ने भी बनाया हो सकता है। अच्छा, मतलब किसी और की डेवलप चीज पे आप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। तुम्हारे पास इश्यूज आते हैं, उनके लेवल रहते हैं P1, P2, P3, किस सिविलिटी का तुम्हारा इशू है, उसको कितने टाइम फ्रेम में तुम्हें फिक्स करना है, ठीक है, तो ये चीज़ें रहती है सपोर्ट के प्रोजेक्ट में। वहाँ पे कोडिंग करने का जो प्रोसेस होता है वो नहीं होता। वहाँ पे मोस्टली होता है कि तुम्हें मेल्स अपनी चेक करनी है, किसी ने कुछ रेज किया तुम्हारे पोर्टल पे तुम्हें दिख रहा है, उसको रिवर्ट करना है, उसको सॉल्व करना है। दैट इज द रोल सपोर्ट में। डेवलपमेंट में तुम जा रहे हो, तुम्हें एक टास्क मिलेगा, तुम कोड कर रहे हो। डेव का काम इज सिमिलर टू व्हाट अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कोई काम कर रहा है, वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो मैं सोच रहा हूँ यार कि जो आलसी लोग होते होंगे उनको तो सपोर्ट बढ़िया लगता होगा। हाँ, ये होता है। लाइक कुछ लोग सिर्फ नाम के लिए जॉब कर रहे हैं, या कुछ लोग नाम के लिए इन द सेंस ये है कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो यहाँ जॉब कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि घर के खर्चे चल रहे हैं ऑटोमेटिकली, फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं। हाँ, उनको बस ये है कि भाई चलो हमें बेंगलोर में रहना है, मुंबई में रहना है, कुछ तो करना है, सपोर्ट का प्रोजेक्ट ले लो, ठीक है, तो वैसी चीज़ें वो करते हैं। बट थिंग इज बुरा माना जाता है ये। बुरा इसलिए है कि तुम टेक्निकली तुम सिर्फ किसी चीज़ को हेल्प कर रहे हो सस्टेन करने के लिए मार्केट में। चीज़ को बनाना, बिल्ड करना और उसको मेंटेन करना, करेक्ट, दोनों डिफरेंट है। बनाना भी डिफिकल्ट है, मेंटेन करना इजी नहीं है, बट कंपेयर टू बिल्डिंग वो इजी है। हाँ, वैसा सीन है। इसलिए अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा होगा वो प्रेफर करेगा कि उसको डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिले कंपेयर टू सपोर्ट का प्रोजेक्ट। ठीक है। और किसी को मिल गया अगर सपोर्ट का प्रोजेक्ट, तब उसको क्या मतलब उसकी ग्रोथ रुक गई एकदम से? नहीं, रुका कुछ नहीं है, वो एक टेम्पररी कह सकते हो आप, स्पीड ब्रेकर है और कुछ नहीं है। आपको सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी पकड़नी है, वो सीखनी है साइड बाय साइड, क्योंकि कोई मैनेजर आके तुम्हें टाइम नहीं देने वाला कि भाई जाके तुम सीख लो, तुम किसी डेव प्रोजेक्ट में चल जाओ। उनको तो रिसोर्स चाहिए। हाँ, उनको एक बंदा चाहिए क्लाइंट को दिखाने के लिए जिसके नाम पे वो बिलिंग करेंगे और पैसा खाएंगे। सीधा फंडा ये है, ठीक है। उनको नहीं फर्क पड़ता कि तुम्हारी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, तुम्हारे पैसे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं। उनको तो यही होगा ना, सस्ते में जितने ज़्यादा बंदे काम करें उनका फ़ायदा, हाँ, ठीक है, प्रॉफिट उनका बढ़ेगा, वैसा सीन होता है। बट थिंग इज कि तुम्हें उस इन्वायरमेंट से निकलना पड़ेगा तुम्हारी ग्रोथ के लिए। तुम्हें सीखना पड़ेगा कुछ ना कुछ का मतलब है इतनी सारी डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजीज हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो। इवन इफ तुमसे अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, तुम्हें लगता है कि तुम एक क्रिएटिव माइंडसेट वाले लोग हो,
ठीक है, तुम डिज़ाइन कर सकते हो, तो यूआई यूएक्स की फील्ड भी को बहुत अच्छी फील्ड है। अगर वो भी नहीं हो तो तुम टेस्टिंग की फील्ड में भी जा सकते हो। हाँ, टेस्टर बन सकते हो, वेबसाइट के टेस्टर बन जाओ, मोबाइल ऐप के टेस्टर बन जाओ। मोबाइल ऐप्स तो हम डेली चला ही रहे हैं, करेक्ट। ठीक है, बस तुम्हें इस तरह से टेस्टिंग करनी है कि उनकी ऐप फट जाए। तुम्हारा मेन रोल ये होना चाहिए कि भाई ऐप क्रैश हो रही है कि नहीं हो रही है। अच्छा, एज अ टेस्टर तुम्हारा मेन सबसे बड़ा इशू यही होगा ना कि एंड यूजर को कभी ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि ऐप क्रैश हो गया। लाइक तुम ओला में कुछ कैब बुक करो, ऐप तो नहीं क्रैश हो रहा है किसी रीजन से, कहीं अप्लाई कूपन पे जाके तुमने किया, क्रैश हो गया, किसी डिफरेंट एंड्रॉइड वर्जन iOS के वर्जन पे क्रैश हो गया। बेसिकली आप मल्टीपल यूज केसेस एक्सप्लोर कर रहे हो और कोई ऐसा यूज केस फाइंड कर रहे हो कि भाई ऐप क्रैश हो रही है जिससे, एंड यू हैव टू रिपोर्ट दैट, राइट? Right. दैट्स द रोल ऑफ अ टेस्टर। राइट, वैसे करेक्ट। तो मतलब बेसिकली आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, और जब आप बोल रहे हो कि इस एनवायरनमेंट से बाहर निकलना पड़ेगा, कि आप स्विच का कह रहे हो? नहीं, मेरे कहने का भाव है स्विच सेकंड नंबर का स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है कि तुम अगर इंटरनली उसी कंपनी में एक सपोर्ट के प्रोजेक्ट से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में चले जाओ, वो बहुत अच्छी चीज़ है। ग्रेट। क्योंकि तुम्हारा जो एक्सपीरियंस तुम्हारा सपोर्ट वाला था उस कंपनी का, अदरवाइज वो जीरो हो जाएगा एक तरह से जब तुम दूसरी कंपनी में जाओगे। ठीक है, तुम्हारा जो रोल जो भी होगा वो सपोर्ट इंजीनियर का दिखेगा। हाँ, ठीक है, बट अगर तुमने समझ लो 2 साल सपोर्ट का काम किया और जो लास्ट 3rd ईयर है वो तुमने किसी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में चले गए और तुम्हारा डेवलपर का रोल बन गया, तो जब तुम निकलोगे तो तुम्हारे जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के ऊपर डेवलपर का रोल आ जाएगा। अच्छा, ऐसा चीज लिखा होता है वहाँ? हाँ, मतलब कि ये इस डेजिग्नेशन पे या इस उस पे जा रहा है, तो तुम्हारा वो जो रोल है वो बहुत मैटर करता है तुम्हें आगे एक्सपीरियंस दिखाने के। तो तुम वहाँ ये बोल सकते हो कि भाई मैंने 3 साल डेवलपमेंट किया है। गॉट इट। अदरवाइज अगर तुम सीधा ये सोच रहे हो कि मैं इधर सपोर्ट में काम कर रहा हूँ 2 साल, ठीक है, और मैं यहाँ से सीधा एक दूसरी कंपनी में जाता हूँ, हाँ। तो जो तुम्हारा एक्सपीरियंस लेटर होगा उस पर वो तुम्हारा डेवलपमेंट का रोल तो लिखा नहीं होगा। तो तुम डेवलपर के लिए अप्लाई करोगे तो कहेंगे तुम्हारे पास डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस तो है नहीं है। अच्छा, ठीक है, समझ गया मैं। वैसा है। अब मैं समझा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि हमें सपोर्ट मिल गया, हमें डेव मिल गया। डेव क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि जो आपको लास्ट में एक्सपीरियंस लेटर मिलता है उसमें मेंशन होती है ये वाली चीज़ कि इतने साल डेव का काम किया है, इतने साल सपोर्ट में काम किया है। नहीं, बेसिकली वैसा नहीं होता कि इतने साल डेव में, उसमें लास्ट जो भी तुम्हारा रोल होता है। अच्छा, जैसे मैंने जब टीसीएस छोड़ा था तो मेरा रोल था आईटी एनालिस्ट, ठीक है, तो मेरा डेवलपमेंट उसमें था, तो मेरा आईटी एनालिस्ट लिखा हुआ था, ठीक है। तो उसमें ये नहीं लिखा कि मेरा स्टार्टिंग डेजिग्नेशन ग्रेजुएट इंजीनियर था या फिर मैं बीच में असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर था, वो कुछ नहीं आता। तुम्हारा जो फाइनल चीज़ जो होता है करंट, वो लिखा जाता है उसमें। तो बेटर है कि जब तुम उस कंपनी को छोड़ रहे हो तुम्हारा रोल अच्छा हो। अंडरस्टूड। अगर आपका सपोर्ट का रोल होता है तो उसमें मेंशन होता है कि सपोर्ट इंजीनियर। हाँ, सपोर्ट इंजीनियर रहेगा तुम्हारा। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोग लकी होते हैं और वो उनको बाहर जाने का मौका भी मिलता है, आउट ऑफ इंडिया जाने का मौका मिलता है, और कुछ लोग परमानेंट भी स्विच कर लेते हैं आउट ऑफ इंडिया, राइट? यस। उनको पैकेज भी इंटरनेशनल वाला मिल जाता है? हाँ, वैसे ही रहता है। सो कैसा होता है सीन, हर कंट्री के, मतलब इंडिया की बात नहीं हो रही है पहली बात, ठीक है, हर कंट्री में ना एक मिनिमम वेज रूल होता है कि भाई कोई अगर यहाँ पे बंदा काम कर रहा है तो उसको मिनिमम इतना सैलरी मिलना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो जैसे यूएस में भी अच्छा खासा पैकेज होता है, जो हम सुनते हैं कि भाई यूएस में इतना पैकेज मिल रहा है, हाँ। वो बेस्ड ऑन उनका मिनिमम वेज रूल है कि एक अगर मास्टर्स ग्रेजुएट है या एक बैचलर किसी ने की हुई है बीटेक टाइप डिग्री, सो उसको मिनिमम इतना पैकेज मिलना चाहिए। या फिर एक बंदे ने अगर पीएचडी किया है, हाँ, राइट, उसको इतना मिनिमम मिलेगा, उसको इतना मिनिमम मिलना चाहिए। वहाँ पे एक ये चीज़ फिक्स है बाय गवर्नमेंट, राइट। वैसी चीज़ें इंडिया में नहीं होती हैं, ठीक है। तो अगर कोई टीसीएस या किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी के थ्रू ऑन साइट चला जाता है किसी भी कंट्री, तो उस कंट्री के विद रिस्पेक्ट टू तुम्हें सैलरी मिलता है। अच्छा, ठीक है। तो इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं कि अगर किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में हो और अगर तुम्हें ऑन साइट मिल जाए तो वो उसमें काफ़ी लंबा टाइम रुक जाते हैं फिर भी, क्योंकि पैकेज तो बढ़ गया ना। हाँ, तो ऐसा सीन है। और ये जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में प्रेजेंट होती हैं, इनके काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं, तो चांसेस बहुत होते हैं कि अगर तुम किसी प्रोजेक्ट में काफ़ी टाइम काम कर रहे हो तो तुम्हें ऑन साइट मिल जाए, वैसा सीन होता है। जैसे मान लो कि यूएसए से कोई प्रोजेक्ट आया, यूएसए की कोई कंपनी है, राइट, और आप उसमें काफ़ी टाइम से इसमें काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट में, देन आपके चांसेस हैं कि आपको ऑन साइट मिल जाए एंड यू आर एबल टू स्विच टू। बहुत लोग गए हैं, बहुत लोग जाते हैं। ये उनको कैसा होता है ना, ये जो कंपनीज होती हैं इनका स्टार्टिंग में कैसा होता था, मतलब 1970s में जो जैसे टी से स्टार्ट हुआ जब 60-70s में, राइट, तो उस टाइम पे ये ऐसे कंसल्टिंग फर्म चलते थे, ये वहाँ के बैंक्स के लिए काम करते थे, यूएसए के लिए,
ठीक है। उस टाइम पे जो इनके बिजनेस मॉडल होते थे, ये लोग उन्हें कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते थे। हाँ। फिर इन्होंने इंडिया में लाइक IITs को बोला कि हमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग के कोर्स स्टार्ट करना चाहिए। ये TCS ही है जिसके कारण IIT में कंप्यूटर्स के कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं। अच्छा। 1968 एंड 70s में FC कोहली उन्होंने बोला था कि हमें ये कोर्सेज स्टार्ट करने चाहिए। Got it. तो वैसा सीन था। एंड IITs में तो फिर तब कंप्यूटर इंजीनियरिंग के कोर्सेज स्टार्ट हुए। एंड आई थिंक FC कोहली, अगर मुझे सही से याद है, वो MIT ग्रेजुएट थे। ओके। एंड वो उस टाइम पे टाटा पावर के लिए काम करते थे, मुंबई के लिए। और जब ये TCS कंपनी बनी, TCS कंपनी एक नॉर्मली एक एज अ प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, जैसे टाटा के बहुत सारी कंपनीज थी, राइट, 1960s में। तो उनको लगा कि यार हमें किसी ना किसी IT कंपनी को तो रखना ही पड़ेगा हमारे इतना सारा काम संभालने के लिए। उस टाइम पे डाटा का वैल्यू बढ़ रहा था, ठीक है। सो उन्होंने बोला क्यों ना हम अपनी एक कंपनी स्टार्ट कर दें। तो उन्होंने अपने ही टाटा सन्स के ऑफिस में मुंबई में 8-10 लोगों की मदद से स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पे इतने कंप्यूटर इंजीनियर्स नहीं थे इंडिया में, ठीक है। सो जो थे उन्हीं को लेके उन्होंने टीम बनाई, स्टार्ट किए प्रोसेस। तो पहले उन्होंने कंसल्टिंग फर्म की तरह एक तरह स्टार्ट किया, मैनेजमेंट कंसल्टेंट देते थे। फिर उन्होंने जैसे USA में क्लाइंट्स बना लिए, तो उन क्लाइंट्स को बोला कि आपको कितने इंजीनियर चाहिए, तो वो इंडिया से इंजीनियर्स को उधर भेजना स्टार्ट हो गए थे। अच्छा, इस तरीके से पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और उन्होंने एक्चुअली जब इन्होंने बात किया था IIT से कि आप ये कोर्स स्टार्ट कीजिए, तो उन्होंने बोला कि इनको हायर कौन करेगा, तो TCS ने बोला हम सबको हायर करेंगे। तो इनिशियल ईयर्स में IIT से जितने भी कंप्यूटर ग्रेजुएट हो रहे थे सबको TCS जॉब दे रहा था। ग्रेट यार। तो ये 1970s की बात है, जब बाकी किसी कॉलेजेस में या कंपनीज अप्रोच भी नहीं कर रही थी। सो वैसे स्टार्ट हुआ है इंडिया में IT कल्चर। ये बात तो हमें पता ही नहीं थी यार, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। हाँ, सो वैसा सीन है। तो बढ़िया है। तो यार अगला मुद्दा उठाते हैं, ठीक है। अगला मुद्दा है आपका बेंच पीरियड। इसके बारे में मैंने बहुत सुना है कि यार बेंच पीरियड पे डाल दिया, अब तो कुछ करना ही नहीं है। मैंने देखा है लोगों को यार, बेंच पीरियड में जो लोग हैं उनको सैलरी मिल रही है प्रॉपर, ठीक है, और काम वाम कुछ नहीं करना पड़ रहा। तो ये बेंच पीरियड अच्छा माना जाता है या बुरा माना जाता है? क्या एडवांटेज है इसका, क्या डिसएडवांटेज है, और अगर कोई बेंच पीरियड पे आ जाता है ना तो उसको क्या करना चाहिए? ओके, सो सबसे पहले ये जो बेंच पीरियड है ना, ये 2 तरह से आ सकता है। फर्स्ट है कि तुम्हारा कोई इनिशियल ट्रेनिंग हुआ, तुमने कॉलेज के बाद तुम हायर हुए किसी कंपनी में, तुम्हें किसी टेक्नोलॉजी में उन्होंने ट्रेन किया 1-आधे महीने की। अभी तो ट्रेनिंग्स बहुत छोटी हो गई कंपेयर टू पहले। तो ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद तुम एक RMG को रिपोर्ट करते, जैसे TCS में RMG बोलते थे, रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप, जो एक बंदे को किसी प्रोजेक्ट के साथ अलाइन करते हैं, राइट। सो हर कंपनी में कोई HR होगा, कोई ऐसे ग्रुप रहेगा, राइट। सो जब तुम उनसे पास जाते हो, ठीक है, उनके पास प्रोजेक्ट नहीं है तुम्हें एलोकेट करने को, या उनके पास रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। उनको इमेजिन करो तुम्हें कोई लोकेशन मिला, इंदौर लोकेशन मिल गया, इमेजिन करो, ठीक है। वहाँ पे उनको 20 जावा डेवलपर चाहिए थे, ठीक है, ठीक है। पर वहाँ जाने वाले लोग थे वो 40 थे, तो वो 20 को तो प्रोजेक्ट मिल जाएगा, पर कौन से 20 को मिलेगा? जो क्लाइंट का भी एक इंटरव्यू रहता है, जो प्रोजेक्ट में तुम जाने वाले हो, वो टीम भी तुम्हारा एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं। अब कोई बड़े इंटरव्यूज नहीं होते, बट स्टिल दे वांट के बेसिक चीज़ें आती हो तुम्हें, करेक्ट, ठीक है। उसके बेस पे वो तुम्हें उस प्रोजेक्ट में लेते हैं। बट 20 को ही मिलेगा ना, अगर जितनी रिक्वायरमेंट है। जो बाकी 20 हैं उनको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, वो बेंच पे बैठे रहेंगे। बेंच का मतलब है कि तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट नहीं था, या तुम उस प्रोजेक्ट का इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए, ठीक है। जितना टाइम तुम बेंच पे बैठे हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, पर तुम्हें आ कुछ नहीं रहा है, क्योंकि जब तक तुम काम ही नहीं करोगे तुम सीखोगे कैसे? सही बात है, ठीक है। एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और स्किल्स बढ़ नहीं रही हैं। राइट। सैलरी ऐसे बंद नहीं होती है, सैलरी तुम्हें मिलती रहेगी, बट ये है कि कुछ टाइम अगर तुम बेंच पे बैठे हो 2-3 महीने, तो एक प्रेशर बिल्टअप तुम्हारा खुद से भी होता रहता है मेंटली, यार कि कुछ प्रोजेक्ट नहीं मिला। और ऐसा भी है कि जो RMG या कोई रहेगा वो कहेगा भाई तुम पढ़ो, कुछ सीखो, ताकि तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर हो। इस दौरान जो मेन चीज़ तुम्हें फोकस करनी है कि अगर तुम अटक गए हो, तुम बेंच पे हो, ठीक है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ सीखना है। तुम्हें ये जानना है कि भाई हमारी लोकेशन पे अगर जावा डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट है, या फिर उनको रिएक्ट में डेवलपर्स चाहिए, तो तुम उस टेक्नोलॉजी को सीखना स्टार्ट करो। तुम्हें उसका प्रो नहीं बनना है, तुम अभी फ्रेशर आए हो, तुम्हें सिर्फ उतना सीखना है कि भाई उनको लगे कि बंदा कुछ अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहा है, ठीक है। और अगर बेसिक तुमने सीख लिया तो वो कहेंगे चल ठीक है सर, बेसिक आता है, बाकी हम सिखा लेंगे, हाँ, तो वो ले लेते हैं प्रोजेक्ट में। तो तुम्हें वो जानना पड़ेगा, तुम्हें
ऐसा शांति से साइड में होकर बैठना नहीं है, तुम्हें एक्टिवली पूछना पड़ेगा कि कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, आप हमें बता दीजिए, हम इतना टाइम वो सीखते हैं, तो वो तुम्हारे काम में आएगा। एक तो हो गया ये जो फ्रेशर्स आते हैं। सेकंड, जैसे होता है TCS या बड़ी कंपनीज में, उनके किसी क्लाइंट के साथ कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, और वो प्रोजेक्ट के दौरान जो पार्टी है, सेकंड पार्टी, ठीक है, उन्होंने प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर दिया TCS के साथ। अच्छा। या किसी कंपनी के साथ, ठीक है, तो जो डेवलपर्स उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, हाँ, वो सडनली बेंच पे आ गए, सारे के सारे, क्योंकि प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया। प्रोजेक्ट बंद क्यों होते हैं? बंद कैसा होता है, कभी कभी क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट समझ लो किसी कंपनी का, कोई कंपनी A है, हाँ, उसका TCS के पास चल रहा है, कनेक्शन चल रहा है, उनका 1-2 साल का प्रोजेक्ट था, हाँ, बट इन बिटवीन उनका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या कभी नई सेटिंग बैठ रही है, तो उन्होंने वो सेम प्रोजेक्ट उठा के किसी और कंपनी को दे दिया। विप्रो ने छीन लिया, एसेंचर ने छीन लिया। ये बड़ी कंपनियां ना आपस में गेम खेलते रहते, पहले मैं रखूंगा प्रोजेक्ट, फिर मैं रखूंगा, ये आपस में ही खेलते रहते हैं। तो ये ऐसा होता है। तो जब एक प्रोजेक्ट एक कंपनी से दूसरी कंपनी के पास जाता है, ठीक है, तो इधर के जो डेवलपर्स हैं वो बेंच पे आ जाते हैं, क्योंकि नया प्रोजेक्ट अभी एलोकेट नहीं हुआ। तो बट ऐसा नहीं था कि उनके पास स्किल्स नहीं थे, वो स्किल्स थे तभी उस प्रोजेक्ट में थे। वो तो बाकी कंपनी के टफल जो चलता रहता है वो उनका है, वो तो उनका हेडेक है। तुम्हें क्या करना है, अगर तुम एक्सपीरियंस्ड हो, हाँ, और तुम अभी बेंच पे आ गए हो, ठीक है, फर्स्ट तो तुम्हें फोकस करना चाहिए जो टेक्नोलॉजी तुम्हारी है उसमें तुम्हें कोई प्रोजेक्ट मिल जाए। ठीक है, तुम एंड्रॉइड डेवलपर हो या iOS डेवलपर हो, तुम्हें उसमें कोई प्रोजेक्ट चाहिए, वो मिल जाए, ठीक है, कभी कभी रिक्वायरमेंट होता है, हाँ, बट कभी वहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई और अच्छी टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो तुम्हें पसंद है, रिएक्ट पसंद है तुम्हें, बैकएंड में तुम्हें काम करना है, कोई चीज़ अच्छी लगती है, अगर उसका प्रोजेक्ट है, तो अगर वो तुम्हें आता है तो सीधा चले जाओ, नहीं आता तो थोड़ा टाइम जो तुम बेंच पे हो उसमें वो सीख सकते हो आप। क्योंकि जो एक्सपीरियंस बंदा होता है ना, उसकी सीखने की पावर फास्टर होती है कंपेयर टू फ्रेशर। हाँ। क्योंकि लाइक तुम्हें एक बार कोई चीज़ बनानी आ गई तो तुम्हें थोड़ा बेसिक लाइफ साइकिल पता होता है चीज़ों का। करेक्ट। तुम फटाफट गूगल करोगे, तुम फटाफट चीज़ों को बनाओगे, ठीक है, तो उस तरह से तुम टेक्नोलॉजी सीख जाओगे और तुम प्रोजेक्ट पा सकते हो, ठीक है। बेंच पे रहना बुरा है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, नॉलेज नहीं बढ़ रही। सबसे इंपॉर्टेंट हर किसी के लिए है नॉलेज। यस, वैसे ग्रेट। चलो, बेंच का भी बहुत अच्छा खासा हमें आइडिया मिल गया कि क्या बेंच होता है, उसमें क्या करना चाहिए और कैसे यू कैन गेट आउट ऑफ इट। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये वाला मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा ऐसा मुद्दा आ गया? ये स्विच का मुद्दा है। अच्छा। मैंने सुना है कि स्विच करना मुश्किल होता है सर्विस बेस से प्रोडक्ट बेस में, ठीक है। अब होता क्या है कि लोगों के रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे हैं, या इंटरव्यूज़ क्लियर नहीं हो रहे हैं, या लोग कह रहे हैं कि भाई टाइम नहीं मिल रहा है यार हमें तो प्रिपेयर करने का, पूरा टाइम ऑफिस में स्पेंड करके आ रहे हैं। तो स्विच पे क्या कहना है आपका? पहली बात तो यार देखो, डिफ़िकल्टी का तो आप ही बता पाओगे, आपने स्विच किया है, माइक्रोसॉफ्ट में स्विच किया है, मेरे को बताओ पहले डिफ़िकल्टी का क्या सीन है? डिफ़िकल्टी का सीन ये है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में वीडियो में बात किया था, राइट, कुछ लोग आते हैं वो अच्छा काम करते हैं प्रोजेक्ट्स में, उनको ये रेटिंग 5 बैंड जो भी है अपना मिलेगा, जो भी है, बट कुछ लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, मज़े कर रहे हैं, मतलब वो उतना ही काम कर रहे हैं जितना असाइंड है। हाँ। वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए। किसी का कुछ नहीं जाना, उनकी ग्रोथ कम होगी, ठीक है। बात है, बेटर है अभी का जो टाइम है उसको यूटिलाइज करो, ठीक है। ये कोई भाई एग्जाम नहीं हो रहा है जहाँ पे तुम ये बोलो कि भाई वो सारा दिन पढ़ रहे हैं तभी उनके 100% आ रहे हैं, हम तो 60% लेके बैठ रहे हैं। हाँ। ये वो चीज़ें नहीं है, ये है नॉलेज की। तुम जितना चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे, जितना चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। और नॉलेज बढ़ेगी तो तुम जब किसी बड़ी कंपनी का, तुम किसी अच्छी कंपनी का इंटरव्यू क्लियर करने जाओगे तो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस प्लस नॉलेज दोनों चीज़ें होंगी। करेक्ट, ठीक है। वहाँ पे तुम ये नहीं बोल सकते ना कि यार मैंने तो सिर्फ उतना ही किया था जितना उन्होंने बोला था, उसके अलावा मैंने एफर्ट नहीं किया। तो ये दूसरी कंपनीज भी देखते हैं कि तुम कितना एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो कंपेयर टू जो तुम्हें टास्क असाइंड है। बिल्कुल, ठीक है ना। टास्क असाइंड है कंप्यूटर को, हमने दिया भाई 10 चीज़ें करनी, उसने 10 ही किया है। हम इंसान है भाई, थोड़ा तो ज़्यादा कर सकते हैं ना। तो वैसा सिस्टम है। ग्रेट। तो ये स्विच जो होता है ना, सर्विस बेस्ड टू प्रोडक्ट बेस्ड, जैसे कि आपने किया, सर्विस बेस्ड टू सर्विस बेस्ड स्विच करने में कोई फ़ायदा है? फ़ायदा तभी है मेरे हिसाब से, फ़ायदा तब है अगर तुम्हारा पैसा बढ़ रहा है, ठीक है। सर्विस बेस्ड टू सर्विस बेस्ड भी अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं इंडिया में आज के टाइम में।
क्योंकि पिछले कोविड के बाद से कुछ टाइम से काफ़ी पैकेजेस में हाइक आ गया है। अच्छा। काफ़ी कंपनीज अभी तुम्हें वैल्यू करने लग गई हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है वो तुम्हें पैसा देने लग गई हैं। गॉट इट। ठीक है। अगर लाइक जिन्होंने पुराना वीडियो देखा होगा हमारा, ठीक है, उसमें मैंने अपने एक सीनियर के बारे में बात किया था। हाँ, जिससे आप इंस्पायर हुए थे, राइट? राइट। सो वो सर्विस बेस्ड में थे, राइट, इन्फोसिस में थे। इन्फोसिस। हाँ। सो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 5-6 साल इन्फोसिस में काम किया था और अभी उन्होंने स्विच किया, वो एसेंचर में गए। ठीक है। एसेंचर में उनका अराउंड 25-26 का पैकेज मिला है। नाइस। फ्रॉम 5 to 6 लाख पैकेज से। काफी अच्छा इंक्रीमेंट है। काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट है। और सर्विस बेस्ड कंपनी, यही मैं कहना चाहता हूँ कि सर्विस बेस्ड कंपनी में भी पैसा है। मेन चीज़ इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए ये होनी चाहिए, क्या तुम्हें तुम्हारी टेक्नोलॉजी का काम वहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तुम माइक्रोसॉफ्ट में भी आके अगर सपोर्ट पे काम कर रहे हो तो क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो टीसीएस में ही कर लेते, फिर टीसीएस में डेव कर लेते, टीसीएस में डेव कर लेते लिटरली। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी तुम्हें मिल रही है कि नहीं मिल रही। प्लस सेकंड चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, अपने आप को अंडर एस्टिमेट कम करो थोड़ा सा, कि अगर तुम्हारा 5 लाख का पैकेज है तो तुम लोग 7-8 लाख मांगते हो या 9 लाख मांग के 10 लाख तक जाते हो, ठीक है। और अगर एक ऑफर लेटर 8 का आ गया तो तुम 9 मांगते हो। ऐसे नहीं चलता है, कंपनीज का बजट होता है। पहले तो मुंह फाड़ो ना कम से कम, वो बाद में बोलेगा यार तुमने ज़्यादा मांग रहे हो, हम कम कर रहे हैं, वो बात की बात है। सही बात है, मतलब जब तक बोलोगे नहीं तक मिलेगा कैसे। तुम्हें अपना वैल्यू खुद करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा भी जब था टीसीएस में, मेरा 6-7 का पैकेज था, राइट। हाँ। और जब मैंने फर्स्ट अपना स्टार्टअप के लिए अप्लाई किया था, हाँ। मैंने भी मुंह फाड़ दिया था। मैंने कहा था 18 दे दो, ठीक है, 18 लाख का पैकेज चाहिए। दे दिया था उन्होंने 18? दे दिया, कोई नेगोशिएशन नहीं हुआ, क्योंकि उनके बजट ज़्यादा भी होते हैं। वो तो हम पे होता है कि हमने कितना कम मांगा है। आप मेरे को एक अपने दोस्त का एग्जांपल ही बता रहे थे कि उन्होंने भी 6 to 7 से स्विच किया, लेकिन उन्होंने 12 मांगा। हाँ, मतलब सेम ही कंपनी में हम गए तो वो बंदे को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहा था अपने आप को, ठीक है। उसका सेम मेरे जितना पैकेज था, बट उसने मांगा ही 12, तो उसको 12 पे उन्होंने अटका दिया। उन्होंने बोला ही नहीं कि हमारा बजट 18 का है। सही एचआर का तो पैसा बच गया ना 6 लाख। जब आप मांग ही नहीं रहे हो तो क्यों देगा आपको आगे से कोई पैसा। सीधा फंड है। तो वही चीज़, वो मार्केट वाला हिसाब है। तुम अगर कोई चीज़ खरीद रहे हो, अगर वो जितना रेट तुम्हें बताएगा तुम उससे ज़्यादा तो दोगे नहीं ना उसे। जो तुम्हें एमआरपी तुमने अपना बता दिया कि भाई मैं 12 में आ जाऊँगा, वो तुम्हें 18 क्यों देंगे। सही बात है। तुम्हें अपना वैल्यू ज़्यादा देना, बाद में डिस्काउंट करके जो मिले वो बात अलग है, वैसा सीन होता है। तो अभी मार्केट में बहुत पैसा है। तुम स्टार्टअप्स में जाओगे 20-40 लाख आराम से मिल रहा है। सर्विस बेस्ड कंपनी में जाओगे 15-20 आराम से मिल जाएगा। तुम अपने स्टार्टिंग के 2-4 साल जो हैं मेहनत करो, चीज़ें सीखो, अपने स्किल्स बढ़ाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्फिडेंस। मतलब कुछ आए ना आए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्फिडेंस। तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, इंटरव्यूज क्लियर करने के लिए तुम्हें अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा कि तुम कुछ कर सकते हो। तुम यहाँ तक पहुँचे हो, अगर तुमने किसी एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया, मतलब तुम्हें कुछ तो होगा, जीरो तो कोई नहीं है। हाँ। मतलब तुम्हें कुछ है जो देख के उन्होंने तुम्हें रखा। अब तुम्हें उसको एम्पलीफाई करना है, तुम्हें अपने स्किल्स को और मैच्योर बनाना और सीखना है। राइट, बिल्कुल। आपने अच्छा एग्जांपल दिया। वैसे 0 को मल्टीप्लाई करोगे ना तो कुछ नहीं बनता, लेकिन अगर आप 1 भी हो तो मल्टीप्लाई कर करके बहुत कुछ बन जाओगे। सीरियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने जब अपना टीसीएस ज्वाइन किया था, ठीक है, मुझे पैकेज इतना मैटर नहीं कर रहा था, और लेकिन मैंने एमसीए किया जो टीसीएस करवा रहा था। मतलब एमसीए आपने टीसीएस ज्वाइन करने के बाद किया है, राइट? हाँ, मुझे टीसीएस ने जॉब के साथ एमसीए करवाया, ठीक है। तो लोगों ने मुझे बोला कि भाई अभी एमसीए की क्या जरूरत है, तुम जॉब कर रहे हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है बाहर। लाइक जितने मुंह उतनी बातें, ठीक है, सीधा फंडा। बट मुझे इतना पता था भाई 0 से ज़्यादा वैल्यू है एमसीए डिग्री की। हाँ सीधा, सही बात है। और उसका फायदा भी दिया ना उसने तो। हाँ, उसने फायदा दिया। अभी उसके बाद उसके बेस पे ही मुझे एमटेक में एडमिशन मिला बिट्स पिलानी में। अगर मैंने वो एमसीए नहीं की होती तो मेरे को नहीं मिलता एडमिशन। सही बात है। और जितांशु ने तो यार माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने के बाद तक अपना एमटेक कंप्लीट किया है। हाँ, अभी चल रहा है मेरा। फर्स्ट सेमेस्टर हो गया भाई, क्लियर अपना, आ गया 7 CGPA। अरे वाह चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू भाई। चलो ठीक है, अगले मुद्दे पे चलते हैं अब। ठीक है, अगला मुद्दा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यार होता क्या है ना, अगर कोई हिम्मत भी करता है स्विच करने की सर्विस बेस्ड कंपनी से, तो उसे पकड़ाते हैं 3 महीने का नोटिस पीरियड कि लो भाई 3 महीने का नोटिस पीरियड। और बाकी कंपनीज क्या करती हैं, जो हायर करने वाली होती हैं, वो कहते हैं हम 3 महीने नहीं वेट कर पाएंगे तुम्हारे लिए। राइट, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो लोग अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये नोटिस पीरियड हम लोग कैसे हैंडल करें, क्या करना है इस नोटिस पीरियड में, क्या करना चाहिए, कौन सी कंपनीज हमें अलाउ कर देंगी, नोटिस पीरियड एक्सेप्ट कर लेंगी हमारा। तो उसके बारे में क्या कहना है आपका?
ओके सबसे पहले तो जैसे जो भी अपनी ये सर्विस बेस्ड कंपनी है मोस्टली इनमें 90 डेज का नोटिस पीरियड रहता है, ठीक है। और बट खुद जब इनको हायरिंग करनी होगी ना तो ये बोलेंगे 30 डेज में बंदा चाहिए। अच्छा, ये बड़े मतलब है, कोई इनका दीनमान है नहीं है, ठीक है। अरे भाई साहब, तो सीन यही है कि तुम्हें अगर 90 डेज तुम्हारा नोटिस पीरियड है तो मेरा सजेशन ये रहेगा, जैसे मेरा अप्रोच था, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि भाई पहले हम रेजिग्नेशन डालते हैं फिर हम तैयारी करेंगे और फिर हम कोई जॉब क्लियर करेंगे। हाँ, ये अप्रोच मे बी सक्सेसफुल हो बट थोड़ा रिस्की है। क्यों? क्योंकि कंपनीज में जब तुम रेजिग्नेशन डाल देते हो तुम्हारा छुट्टी लेना बंद हो जाता है, लीव अप्लाई करना मोस्टली, अनलेस और अनटिल बहुत इमरजेंसी कोई चीज़ है, ठीक है। सेकंड तुम्हारे ऊपर थोड़ा बर्डन बढ़ा देते हैं मैनेजर लोग आजकल के। आजकल के मतलब आजकल है यार ऐसा फंडा, भी क्या कर सकते हैं कि तुम उस नोटिस पीरियड में तुम्हें अगर समझ लो तुम कोई एक चीज़ हैंडल कर रहे हो तो वो 2-3 चीज़ें पकड़ा देंगे। अच्छा, ऐसा हुआ था क्या आपके साथ? मतलब होता रहता है, तो मेरे साथ क्या बहुत लोग ऐसे होंगे जो ये देख रहे हैं उनको पता है। तो ऐसा होता है, तो बेटर है कि तुम अगर नोटिस पीरियड में जाने वाले हो उससे पहले एक जॉब क्लियर कर लो ताकि तुम्हारे पास एक बैकअप में कंपनी रहे, ठीक है। फिर तुम अपना नोटिस पीरियड में आओ, फिर वो 3 महीने, ठीक है, स्टार्टिंग के 2 महीने चाहे और सीख लो, अपनी टेक्नोलॉजी सीख लो या काम कर लो जो भी चल रहा है, लास्ट का 1 मंथ थोड़ा एक्टिव और हो सकते हो और कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि फिर तुम्हारा नोटिस पीरियड रह जाएगा 30 डेज और तुम फिर एक हॉट प्रॉपर्टी बन जाओगे भाई जिसको सब कंपनियां लेना चाहती हैं। अच्छा, वैसा सिस्टम होता है। नाइस। सो इस स्ट्रेटेजी से तुम जा सकते हो, बट पहले एक ऑफर लेटर लेना जो कंपनी तुम्हारे लिए 90 दिन वेट कर रही है। एंड भाई ऐसा भी मत करना कि वो जो वेट कर रही है उसको हर बार छोड़ ही दो, हो सकता है कि वो कंपनी में तुम्हें अच्छा रोल मिल रहा हो, जैसे एसेंचर थी, ठीक है, उसमें तुम्हें अगर तुम्हारी टेक्नोलॉजी का काम मिल रहा है, ठीक है, तुम्हें पैसे भी दे रही है तो क्यों नहीं वहां जाना, बिल्कुल वहां भी जा सकते हो, ठीक है। बट अगर लास्ट टाइम में आते आते तुम्हारी कोई अच्छी कंपनी भी क्लियर हो जाती है तो ज्वाइन दैट। उनको भी तुमसे अगर सस्ते में कुछ अच्छा मिल रहा होगा तो वो भी वही लेंगे कंपनीज, तो तुम भी अपना फायदा देखो, सब अपना फायदा देखते हैं, कोई किसी का फायदा नहीं देखता। बिल्कुल बिल्कुल, फैक्ट है यार, ऐसा होता है। सबको अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। सबको प्रॉफिट जनरेट करना है। ये जैसे एमएनसीज में मोस्टली कैसा होता है, ये जो ऑनशोर ऑफशोर का मॉडल चलता है, ठीक है। ऑनशोर में कैसा रहता है ऑन साइट में कि कुछ लोग, कुछ डेवलपर्स इन्होंने किसी कंट्री में वहां बिठा दिए क्लाइंट के पास, और जैसे 5 डेवलपर्स बैठे हैं यूएसए में, 15 डेवलपर्स बैठे हैं इंडिया में, जो टोटल हुए 20 अपने डेवलपर्स, इनकी बिलिंग करेंगे यूएसए के रेट पे, ठीक है। इंडिया में सैलरी तो मिलनी है उनको इंडिया वाली, बाकी जो बीच का पैसा होता है वो कंपनी का रहता है प्रॉफिट। इस ये इनका बिजनेस मॉडल है। मतलब बेसिकली इंडिया में जो इंजीनियर्स की कॉस्ट है वो कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, राइट। एंड जैसा कि आपने बताया वो वेजेस वाला जो रहता है, मिनिमम वेज इतना होना चाहिए, राइट। तो जो बाहर लोग हैं उनको मिल रहा है प्रॉपर उनके हिसाब से, इंडिया वालों को मिल रहा है इंडिया वाली सैलरी के हिसाब से, राइट। बट क्लाइंट तो ऑब्वियसली यार, क्लाइंट से तो पैसे लेने, क्लाइंट को तो देखो, क्लाइंट को तुम जितना बेवकूफ बनाओगे उतना अपना फायदा। कंपनी तो ये सोचती है, सीधा फंड है। हम भी अगर कोई बिजनेस चलाएंगे, ठीक है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किसी एक आइटम की 50 रुपीज़ है, तुमने उसका MRP रखा है 150 रुपीज़, ठीक है। तुम तो चाहोगे ना कि वो 150 पे ही बिके एज अ सेलर, ठीक है, और जो खरीद रहा होगा कुछ डिस्काउंट मिल जाए, हाँ, ठीक है। तो वो सब गेम है, ये सारी गेम चल रही है, बिजनेस है एक, ठीक है। तुम एज अ डेवलपर काम कर रहे हो, तुम अपनी सिर्फ नॉलेज के लिए काम करो, पैसों का भूल जाओ, पहले तो अपनी नॉलेज कंप्लीट करो। जब तुम्हारी नॉलेज तुम्हें एक फील्ड में अच्छी आ जाए, तुम कुछ सीख जाओ, फिर बोलो भाई जय माता दी, हम चले पैसा कमाने, क्योंकि एक पॉइंट पे तुम्हें वो कमाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा। ग्रेट, बहुत बढ़िया यार। तो 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दों पे हमने बात करी। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। और जितांशु यार बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन था, मुझे तो बहुत मजा आया आपसे बात करके। मुझे बहुत मजा आता है भाई, यहाँ बैठ के ऐसे चिल मारते हैं हम, ठीक है ना, जो है सीधा 1-to-1 कन्वर्सेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और दूसरी चीज़ यार, हम ना वैसे कुछ प्लान करके नहीं रखते हैं कि हमें कौन से पॉइंटर्स छुपाने हैं, कौन से बताने हैं, जो भी अनफिल्टर्ड है आपको दिख ही गया होगा। सो यस, इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, और आगे भी ऐसी पॉडकास्ट आती रहेंगी। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको आगे क्या चाहिए। और दूसरी चीज़, जितांशु को अगर पूरी आपको जर्नी देखनी है ना कि कैसे कैसे स्विच किया, कैसे प्रिपरेशन करी, तो वो भी हमने बना के डाली हुई है। सो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाकर के चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।